लास्ट टाइम जो हमने किया था वो समझ में आ गया था बेटा? ओके। देखो हमने डी ब्रोगली इक्वेशन की थी, उसका रिलेशनशिप था लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय एम वी। ओके। फिर हमने जस्टिफिकेशन दी थी, जस्टिफिकेशन फॉर द ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसमें हमने पार्टिकल नेचर के बारे में बताया था, जिसमें हमने स्किंटिलेशन के प्रोसेस के बारे में बताया था आपको। और दूसरा क्या था बेटा? वेव नेचर। वेव नेचर में हमने डिवीजन जर्मन एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया था कि यहाँ पे क्या है, ब्लैक और डार्क रिंग्स बनती हैं। जिस तरह से एक्स रे जो कि वेव नेचर शो करती है, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन जब स्ट्राइक करते हैं निकल के क्रिस्टल के ऊपर, तो क्या होती है, यहाँ पे भी इसी तरह से रिंग्स बनती हैं। तो ये डिफ्रैक्शन रिंग बोले थे। तो डिफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमिना है जो वेव नेचर को एक्सप्लेन करता है। क्लियर है? अब देखो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड मैटर वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैटर वेव के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं? तुम्हें व्यू हो रहा है, दिख रहा है सभी बच्चों को? देखो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैटर वेव्स तो देखो जो अभी तक हमने पढ़ा है, मैटर वेव तो उसमें आ जाएंगी जिसका पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। तो पार्टिकल और वेव नेचर को हम मैटर वेव्स बोलते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है? जो लाइट के फिनोमिना को फॉलो करती हैं। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। किसके साथ एसोसिएटेड रहती है बेटा? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के साथ एसोसिएटेड होती हैं वो, और परपेंडिकुलर होती हैं। परपेंडिकुलर किसके होंगी? डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ रेडिएशन। जहां से आपका रेडिएशन का प्रोपागेशन हो रहा है उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वो क्या होंगी? परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है। जो हमारी मैटर वेव्स होती हैं वो किसी भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के साथ एसोसिएटेड नहीं रहती। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट? सेकंड पॉइंट होता है हमारा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो क्या होती हैं? स्पेस में एमिट हो जाती हैं। ठीक है। पर जो हमारी मैटर वेव्स हैं वो स्पेस में किसी भी तरह से एमिट नहीं होती। वो क्या होती हैं? सिंपली एसोसिएटेड रहती हैं पार्टिकल के साथ। ओके। Electromagnetic waves can be radiated into space or emitted. Matter waves are neither radiated into space nor emitted by the particles. These are simply associated with the particles. Clear है? थर्ड पॉइंट है हमारा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उनको अपने प्रोपागेशन के लिए किसी तरह के मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं रहती बेटा। ओके। दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपागेशन। इसका मतलब दीज वे कैन पास थ्रू वैक्यूम। ये कहां से भी पास हो जाएंगी? वैक्यूम में से भी पास हो जाती हैं। ठीक है। पर जो हमारी मैटर वेव्स हैं उनको क्या रहता है? रिक्वायरमेंट रहती है जिस मीडियम में से वो प्रोपागेट करती है। तो दे रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपागेशन। दीज वेव कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं वो ट्रेवल करती हैं सेम वेलोसिटी से, पर जो मैटर वेव्स होती हैं वो ट्रेवल करती हैं डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बेटा वो क्या है? किस वेलोसिटी से वो करती है, ट्रेवल करती है? जो स्पीड लाइट की होती है, और वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। पर जो हमारी मैटर वेव की वेलोसिटी है वो जनरली क्या रहती है? लेस होती है। किससे? जो वेलोसिटी लाइट की होती है उससे। क्लियर है?
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है बेटा, उनके लिए जो वेवलेंथ होती है वो इक्वल होती है c डिवाइडेड बाय v के, ठीक है। और मैटर वेव का तुम्हें पता ही है, वो हमारी डी ब्रोगली जो इक्वेशन होती है उसमें जो वेवलेंथ होती है वो किसके इक्वल रहती है, h डिवाइडेड बाय mv के। क्लियर है? ये 6 पॉइंट्स आपको समझ में आए? ठीक है। जस्ट ये मान लो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उनका जस्ट अपोजिट जो प्रॉपर्टी है वो किसकी रहती है, मैटर वेव की रहती है। क्लियर है? नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा, देखो इसमें तुम्हें क्लियर भी दिख रहा होगा, दिख रहा है? ठीक है। आप चाहो तो जब ये स्क्रीन आपके सामने आए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। वैसे मैं तुम्हें पेजेस की पीडीएफ बना के भी भेज दूंगी जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी डी ब्रोगली इक्वेशन होती है वो हमें हेल्प करती है किसमें, जो हमारे बोहर पोस्टुलेट थे, बोहर पोस्टुलेट का भी कौन सा, वो पोस्टुलेट जिसमें हमने क्वांटाइजेशन की बात की थी, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात की थी, उसको हेल्प करता है एक्सप्लेन करने में, ठीक है। आवाज नहीं आ रही तुम लोगों को मेरी? आ रही है, ठीक है बेटा। ठीक है, तो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में हम क्या करेंगे, जो हमारी डी ब्रोगली इक्वेशन थी वो हमें हेल्प करती है किसमें, एक्सप्लेन करने में बोहर पोस्टुलेट जो हमें क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में बता रहा था। तो इसमें क्या है, हम इलेक्ट्रॉन होगा वो मूव करता है अराउंड द न्यूक्लियस, तुम्हें पता ही है सबको। पर इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जब हम एंगुलर मोमेंटम लेंगे तो क्या होगा, वो जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस वो किस फॉर्म में करेगा बेटा, वेव फॉर्म में करेगा और एक सर्कुलर ऑर्बिट के अक्रॉस मूव करेगा, ठीक है। और उसका रेडियस हम क्या मान लेंगे, आर मान लेंगे। क्लियर है ये बात? देखो अब यहां पे क्या होगा कि जब ये जो वेव ट्रेन, इसको हम क्या बोलेंगे कि एक ट्रेन की तरह वेव चल रही है, ये जो वेव ट्रेन है इलेक्ट्रॉन्स की, ये क्या हो सकती है, कंटिन्यूअसली इन फेज भी हो सकती है और आउट ऑफ फेज भी हो सकती है। क्लियर है? हमने क्या बोला बेटा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, मूव करता है। ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। तो इलेक्ट्रॉन यहां पे मूव करता है, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस, पर हम यहाँ पे बोल रहे हैं इन फॉर्म ऑफ वेव। तो यहाँ पे इन फॉर्म ऑफ वेव वो कुछ इस तरह से मूव करेगा। तो यहाँ पे ये एक सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है, तो उसका रेडियस हम क्या मान लेंगे, आर। क्या मान लेंगे, आर रेडियस मान लेंगे, ठीक है। अब ये जो वेव बन रही है इसको हम वेव ट्रेन बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स की। ये क्या हो सकती है, कंटिन्यूअसली इन फेज भी हो सकती है, ठीक है, और आउट ऑफ फेज भी हो सकती है। बेटा ये अपने माइक ऑफ रखो आप लोग, पीछे से आपके पेरेंट्स की आवाज आ रही है, उनको क्या सुनाना है आपको। इलेक्ट्रॉन, बच्चे पूछ रहे हैं इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर होता है पार्टिकल नेचर, बताओ भाई क्या नेचर होता है। ड्यूअल नेचर, ड्यूअल नेचर होता है। अभी मैं वेव के बारे में तो, हाँ ठीक है, तो क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी है। हमने पीछे बात कर ली पार्टिकल नेचर के बारे में भी और वेव नेचर के बारे में भी, और अब हम दोबारा से वेव नेचर बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है, एक वेव की तरह इन ए सर्कुलर ऑर्बिटल, जिसका रेडियस हमने क्या मान लिया, आर मान लिया, ठीक है। अब जो ये वेव जा रही है ये इन फेज भी हो सकती है और आउट ऑफ फेज भी हो सकती है। यदि आपके दोनों एंड वेव के मीट करें एक रेगुलर सीरीज ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ के, तो वेव मोशन को हम क्या बोलेंगे कि वो इन फेज है। क्या है बेटा,
इन फेज है। क्रस्ट और ट्रफ तो समझते हो ना तुम, क्रस्ट और ट्रफ तो समझते हो। वो क्या है, जब एक रेगुलर सीरीज चले और उनके एंड आपस में मिल जाए आके, तो वो वेव मोशन क्या कहलाएगी बेटा, इन मोशन। ओके, पर ये दूसरा, इसको हम क्या बोलेंगे, इन वेव्स को बोलते हैं स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव। ओके, स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव्स। पर ये जो अब दूसरा केस हमने बोला था कि वो आउट ऑफ फेज भी हो सकती है, तो उसमें क्या होता है, इनके जो एंड्स होते हैं वो आपस में मीट नहीं करते। किनके, जो क्रस्ट और ट्रफ्ट बनते जाते हैं वेव में, उनका जो एंड होगा, बेटा अपने माइक ऑफ करो, आपके पेरेंट्स की आवाज आ रही है पीछे से। किसी का भी माइक, मेरे को पता चल जाता है किसका माइक, मैं इसीलिए नाम नहीं लेना चाहती आपका ग्रुप में। जब आपके क्रस्ट और ट्रस्ट के एंड क्या ना हो, एक दूसरे के साथ मिले ना, तो उनको हम क्या बोलते हैं, आउट ऑफ फेज। और इन वेव को हम नॉन स्टेशनरी वेव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉन स्टेशनरी। बताओ ये बात समझ में आई अभी तक? ओके, अब देखो नेक्स्ट क्या होता है। अब आपको पिक्चर दिखाई दे रही है कि वेव जब इन फेज में है तो उनके एंड्स आपस में क्या हुए हुए हैं बेटा, कंबाइन हुए हुए हैं। और जब आपका आउट ऑफ फेज है तो उनके एंड्स आपस में मिल नहीं रहे। ये जो पिक्चर्स दिख रही हैं आपको, क्लियर है यहाँ से? और ये सर्कुलर ऑर्बिट में वेव की तरह मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन है ये। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का वेवी नेचर होता है और उसका रेडियस हमने क्या मान लिया बेटा, आर मान लिया। ठीक है, अभी तक हमने इतनी बात की है। अब क्या है कि वेव मोशन क्या हो सकता है, कंटिन्यूअसली इन फेज हो सकता है। तो उसका जो सरकमफ्रेंस होगा सर्कुलर ऑर्बिटल का, वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा एक नंबर ऑफ वेवलेंथ के। क्लियर है? जो सरकमफ्रेंस होगा सर्कुलर ऑर्बिट का, वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसके, नंबर ऑफ वेवलेंथ्स के। अभी आपको जब आगे डेरिवेशन बताऊंगी तो समझ में भी आ जाएगी ये बात। पहले समझ लो ये बात क्या होती है, क्या है। जब आपकी वेव मोशन कंटिन्यूअसली इन फेज है, इन फेज का मतलब जो पहले वाली पिक्चर में है, तो यहाँ पे जो सरकमफ्रेंस है इस सर्कुलर ऑर्बिटल का, वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ वेवलेंथ के होगा। यदि आपका आउट ऑफ फेज होगा, तो जब आपका दूसरा चक्कर काटना शुरू करेगा इलेक्ट्रॉन, तो इस आउट ऑफ फेज वाले की बात कर रही हूं मैं, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और डिस्ट्रॉय हो जाएगी यहाँ पे वेव। ओके, तो जब वेव अपने फेज में नहीं है तो वहां पे क्या होता है, एक रेगुलर इंटरवल के बाद एक दूसरे को वो क्या करना शुरू कर देती है बेटा, डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती हैं। ओके, अब बात हम किसकी करेंगे, सिर्फ जो वेव इन फेज है। इन फेज के अकॉर्डिंग हम बोलेंगे कि ऊपर जो हमने बात की है उसमें हमने ये बात क्लियर कर दी कि जो सरकमफ्रेंस है ऑर्बिटल का क्या है, अब आ रही है? अब हाँ वो क्या, हाँ ठीक है, सरकमफ्रेंस है जो ऑर्बिट का, वो क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ के। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि जो सरकमफ्रेंस है, देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, अब मैं जिसको लाइन करूं, सरकमफ्रेंस है वो क्या है, इक्वल हो गया किसके, एन लैम्डा के। ठीक है, और सरकमफ्रेंस किसके इक्वल होता है बेटा, 2 पाई आर के। सबको पता है ये बात? देखो दोबारा देख लो एक बार, जो सरकमफ्रेंस है आपका वो इक्वल हो गया एन लैम्डा। ये किसकी वेवलेंथ है बेटा, इलेक्ट्रॉन की, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ ले ली। और आपका सरकमफ्रेंस अब क्या होता है, 2 पाई आर, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, एन लैम्डा के। क्लियर है? बट अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली इक्वेशन, जो आपका लैम्डा होता है वो तो सबको पता है कि क्या होता है, एच डिवाइडेड बाय एम वी। ठीक है, क्लियर है? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे,
एम वी आर, रीअरेंज कर रहे हैं इस इक्वेशन को, कि एम वी आर इक्वल हो जाएगा किसके, एन एच डिवाइडेड बाय 2 पाई के। इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। समझ में आई ये बात? लैम्डा की जगह आप यहां पे क्या कर दोगे, ये वैल्यू पुट कर दोगे, h डिवाइडेड बाय एम वी। देखो एक स्टेप और मैं तुम्हें करके दिखा देती हूं। यहां पे ये बात समझ में आ गई थी कि 2 पाई आर इक्वल हो जाएगा एन लैम्डा के, और लैम्डा किसके इक्वल होता है, h डिवाइडेड बाय एम वी के। तो 2 पाई आर इक्वल हो जाएगा बेटा किसके, n इंटू एच डिवाइडेड बाय एम वी के, और एम वी आर किसके इक्वल हो जाएगा, एन एच डिवाइडेड बाय 2 पाई के। क्लियर है सबको? अब समझ में आ गया? और एम वी आर क्या होता है बेटा, एंगुलर मोमेंटम होता है। तो आप यहां से क्या बोल सकते हो, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच डिवाइडेड बाय 2 पाई के। क्लियर है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h डिवाइडेड बाय 2 पाई के। n यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने भी होंगे उसकी आप वैल्यू पुट करते जाओगे। h की वैल्यू आपको पता है प्लैंक कांस्टेंट है, यहाँ पे फिक्स रहती है, 2 की जगह 2, और पाई की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, 3.14 कर लो या 22 डिवाइडेड बाय 7 रख दो। ठीक है, तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हो। और आप क्या बोल सकते हो कि एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे क्वांटाइज्ड है। क्या है, एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे क्वांटाइज्ड है, मतलब जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है वो इंटीग्रल मल्टीपल है ना h डिवाइडेड बाय 2 पाई के, तो ये इसकी फिक्स वैल्यू हो गई, फिक्स वैल्यू हो गई ना ये। तो इस वैल्यू को हम क्या बोल सकते हैं कि क्वांटाइज्ड है। ठीक है, ये बात समझ में आई? चलो अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, क्या टॉपिक है, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसमें हम क्या बोलेंगे बेटा, पहले तो कुछ सुन लो जो सुनने की बात है इसमें। कि जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट हैं हमारी डेली लाइफ में, उनके पास उनका क्या होता है, खुद का वेल डिफाइंड पाथ होता है, और ट्रांजैक्टरीज होती हैं उसकी। क्या होती हैं, ट्रांजैक्टरीज होती हैं। ठीक है, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो पाथ है किसी भी ऑब्जेक्ट का, ये हमें क्या डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन और उसकी वेलोसिटी एट वेरियस इंटरवल ऑफ टाइम के। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, इस पाथ की हेल्प से ऑब्जेक्ट की क्या डिटरमाइन कर जाते हैं बेटा, हम उसकी पोजीशन और उसकी वेलोसिटी। ठीक है, जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट हैं हमारे डेली लाइफ में, उनके पास अपना खुद का वेल डिफाइंड पाथ होता है और ट्रांजैक्टरीज होती हैं। ये पाथ और ट्रांजैक्टरी किसी भी ऑब्जेक्ट की हमें क्या डिटरमाइन करने में हेल्प करती है, उसकी पोजीशन और उसकी वेलोसिटी एट वेरियस इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, पर हमारे जो हेजनबर्ग थे, उनका पूरा नाम था वर्नर हेजनबर्ग, उन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि वी कैन नेवर मेजर, क्या है, हम एक साथ यदि एक्यूरेटली पोजीशन और वेलोसिटी को किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की, यदि हम एक साथ पोजीशन और मोमेंटम निकालना चाहें एक्यूरेटली, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? हेजनबर्ग ने क्या बोला कि कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कौन सा, जैसे कि इलेक्ट्रॉन ही ले लो आप, ठीक है, उसकी एक साथ पोजीशन और वेलोसिटी को एक्यूरेटली मेजर करना क्या है बेटा, इम्पॉसिबल है। ठीक है, ऑन दिस बेसिस हेजनबर्ग ने एक प्रिंसिपल दिया, उसको प्रिंसिपल को हम बोलेंगे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके,
हेजनबर्ग ने जो प्रिंसिपल दिया उसको हम बोलेंगे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम क्या बोलेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली बोथ पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। क्लियर है? ठीक है, तो जितने भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं, यदि आप उसकी एक साथ पोजीशन निकालना चाहो और वेलोसिटी निकालना चाहो तो वो पॉसिबल नहीं है बेटा। ठीक है, तो उसके लिए एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आया। यहाँ पे क्या होगा, हम प्रोडक्ट लेंगे किसका, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे क्या है, मोमेंटम और वेलोसिटी का एक ही मतलब होता है बेटा। ओके, तो यहां पे हम क्या एक्सप्रेशन देंगे कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू किसके हो जाएगा, एच डिवाइडेड बाय 4 पाई के। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी एम वी आर को हम क्या बोल रहे थे, एंगुलर मोमेंटम को पी तो बोल रहे थे ना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी क्या हो जाएंगे, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय 4 पाई के। ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट है चेंज इन पोजीशन एंड चेंज इन मोमेंटम, वो ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, जो कि ग्रेटर है और इक्वल है 4 डिवाइडेड बाय एच डिवाइडेड बाय 4 पाई के। तो यहाँ पे जो डेल्टा एक्स है उसको बोलेंगे अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और जो डेल्टा पी है वो है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ठीक है, और ये जो साइन है यहाँ पे कौन सा, ग्रेटर देन और इक्वल टू का, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो डेल्टा एक्स है और जो डेल्टा पी है वो क्या है, ग्रेटर देन होंगे या फिर इक्वल होंगे किसके, एच डिवाइडेड बाय 4 पाई के। ठीक है, पर ये कभी भी कम नहीं हो सकते, इससे कम नहीं होंगे, हमेशा क्या रहेंगे, या तो ग्रेटर होंगे या फिर क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट, अब ऐसा क्यों होता है कि हम इनको इकट्ठा एक साथ एक्यूरेटली डिटरमाइन या मेजर नहीं कर पाते। तो यहाँ पे दो कंडीशन आएंगी बेटा। पहली कंडीशन आएगी कि यदि आप डेल्टा एक्स को स्मॉल कर दो, ठीक है, तो जो पोजीशन होगी किसी भी पार्टिकल की वो क्या आ जाएगी, उसको यदि आप मेजर करोगे तो वो क्या आएगी आपकी, ज्यादा आएगी। क्या आएगी, ज्यादा आएगी। जब आप डेल्टा एक्स को क्या कर रहे हो, स्मॉल कर रहे हो, तो द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज मेजर एक्यूरेटली। उसकी पोजीशन को यदि हम एक्यूरेटली मेजर करें तो वहां पे जो डेल्टा पी है, जब इसको आपने एक्स को क्या कर दिया, स्मॉल कर दिया, तो डेल्टा पी आपका क्या आ जाएगा, लार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे लार्ज अनसर्टेनिटी हो गई किसमें, मोमेंटम में। दूसरा केस क्या हो सकता है कि यदि आप डेल्टा पी को स्मॉल कर दो तो दूसरी चीज कौन सी है, डेल्टा एक्स, वो आपकी क्या हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, लार्ज हो जाएगी। तो यहाँ पे ये बोलेंगे हम कि लार्ज अनसर्टेनिटी किसमें आ गया, पोजीशन ऑफ पार्टिकल में। तो एक को यदि आप स्मॉल करते हो तो दूसरा यहाँ पे क्या हो जा रहा है, लार्ज। तो एक स्मॉल होगा, दूसरा जो लार्ज हो रहा है आपका, तो अनसर्टेनिटी कौन सी कंडीशन में आएंगी, जो लार्ज वाली कंडीशन है, वो आपकी पोजीशन में भी आ सकती है और वो आपकी मोमेंटम में भी आ सकती हैं। ओके, अब हम बोलेंगे इफ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज मेजर्ड एक्यूरेटली। यदि हम क्या करें, पोजीशन निकालना चाहें एक्यूरेटली, तो एरर कहां पे आ रहा है हमारा, देयर विल बी मोर एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम। ठीक है, यदि हम पार्टिकल की पोजीशन मेजर कर रहे हैं एक्यूरेटली तो आपका जो मोमेंटम है उसमें क्या आ रहा है, एरर आ रहा है।
इसी तरह से यदि आप मोमेंटम को मेजर करना चाहो मोर एक्यूरेटली, तो आपकी पोजीशन विल नॉट बी एक्यूरेटली। ओके, पोजीशन क्या हो रही है, एक्यूरेटली नहीं आ रही है आपकी। ठीक है, अब इसका एक बात क्या आती है कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है हमारी डेली लाइफ में। तो डेली लाइफ में तो बेटा हम क्या है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के साथ कांटेक्ट में नहीं आते, उनको तो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते ना। तो हमारे जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो सारे क्या रहते हैं, लार्ज इन साइज। सभी ऑब्जेक्ट कैसे हैं हमारे, लार्ज साइज के हैं। तो उनके लिए अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो आप क्या बोल सकते हो कि हमारी डेली लाइफ में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। क्लियर है? इन आवर डेली लाइफ दिस प्रिंसिपल हैज नो सिग्निफिकेंस बिकॉज वी कम अक्रॉस ओनली लार्ज ऑब्जेक्ट। हम किन के साथ रहते हैं, जिन ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, वी कैन ऑब्जर्व विद नेकेड आइड विदाउट अल्टरिंग देयर मोशन। ओके, ठीक है। तो ये आपका हेजनबर्ग प्रिंसिपल था। इससे पहले आपने डी ब्रोगली इक्वेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैटर वेव के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये सब अभी तक हमने स्टडी किया है। समझ में आया आप लोगों को? अब आप लोग अपनी वीडियोस ऑन करो, सभी बच्चे अपनी वीडियो ऑन करो, आपकी अटेंडेंस लेते हैं। चलो, भाई बहन। हाँ जी, क्या? हाँ, बोर थ्योरी आपके सिलेबस में नहीं है बेटा। जो आपके सिलेबस में है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। अभी तुम्हें कोई डाउट्स? मैं आज आप लोगों को जो 2 टॉपिक करवाए हैं ना मैंने, इनके क्वेश्चंस सेंड करूंगी, ठीक है। वो आप लोग प्रैक्टिस करना, और जिसको जो भी प्रॉब्लम हो वो मेरे से, जब आपकी क्लास होती है ऑफलाइन, कॉलेज आते हो आप लोग, जब आप मेरे से पूछ सकते हो। नहीं तो आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके पूछ सकते हो। कॉलेज आना है तो आओ, आपको ये लगता है कि आना ठीक है तो आप आ सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पूछ सकते हो कि यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो। ओके बेटा, तुम लोग अपनी खुद की बुक ले लो, नहीं तो मैं तुम लोगों को पीडीएफ तो भेज ही रही हूं ना। थोड़े से दिन उसमें से पढ़ लो। अभी तुम कॉलेज आओगे, लाइब्रेरी जाओगे, इतना काम कर लोगे क्या? लाइब्रेरी कार्ड तो अभी आप लोगों के नहीं बने हैं ना। हाँ, तो लाइब्रेरी कार्ड बनेगा तभी तो आप लोगों की, आप इशू करवा सकोगे बुक। नहीं तो मॉडर्न पब्लिकेशन की बुक की आपको रोज जितना टॉपिक होगा उसकी पीडीएफ मैं आप लोगों को भेजूंगी, तो वो पीडीएफ तो आपके फोन में सेव हो जाएंगी ना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई पुरानी भी बुक है आपके पास, टॉपिक्स वही हैं ऑलमोस्ट। नहीं तो मैं तुम लोगों को बुक की फोटो भेज तो रही हूँ, तुम उसमें से पढ़ लो, ठीक है ना। आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आप लोग अभी पूछ लो मुझसे। किसी को कोई, हाँ, सिलेबस भी भेज देती हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। और आप लोगों को आज क्वेश्चंस जो दूंगी उनकी प्रैक्टिस करना आप लोग, ठीक है। ओके बेटा, हम क्लास का एंड कर रहे हैं अब,
ठीक है, हैव अ नाइस डे। ओके।